दोस्तों, ये कहानी है नरेश जी की। हमें अपने बच्चों की जब शादी करनी चाहिए ना, तो हमेशा लड़की को बहुत जांच के परख के किस खानदान से है, कैसा है, फिर ही उसकी बच्चों की अपनी शादी करनी चाहिए। ये कहानी है। नरेश जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें अपने इकलौते बेटे राजेश की शादी के लिए लड़की देखने जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी कि नरेश जी के खास दोस्त महेश जी आते हैं और बताते हैं कि जिस लड़की प्रीति को तुम देखने जा रहे हो, उसके पिताजी तो काम पर ही नहीं जाते। क्यों उन्होंने ऐसा इसलिए बताया, क्योंकि आपको तो पता ही है, जब कभी हम शादियां देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ रिश्तेदार ज़रूर बातें करते हैं। आगे उन्होंने बोला, दिन भर शराब के नशे पर घर पे ही रहते हैं। सारे घर का खर्चा तो प्रीति और उसकी छोटी बहन मालती ट्यूशन पढ़ाकर चलाती है। तो इस बात से नरेश जी गुस्सा हो जाते हैं। जिस रिश्तेदार ने उन्हें प्रीति के बारे में बताया था, उसको फ़ोन करके बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आपने तो हमें क्यों नहीं बताया कि प्रीति के पिताजी का काम बंद हो गया और दिन भर घर में शराब पीकर पड़े रहते हैं। आपने तो बताया कि प्रीति के पिताजी की कूलर बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन अब वो बंद पड़ी है। तो रिश्तेदार कहता है कि उनका कोई बैंक के लोन की किस्त बाकी है, इसी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए बैंक वालों ने फैक्ट्री को सीज कर दिया है। जैसे ही किस्त चुकता हो जाएगा तो फिर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। लेकिन नरेश जी को रिश्तेदार की झूठ पर बहुत गुस्सा आता है। वो प्रीति को देखने ही नहीं जाते हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार को साफ मना कर दिया कि मैं लड़की देखने नहीं आ रहा। हमें ऐसे खानदान में अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी जहाँ शराब पिया जाता है, जिस खानदान की बेटियां घर का खर्चा चलाती हैं। जब ये बात प्रीति के घर वालों को मालूम पड़ती है तो घर में मायूसी सी छा जाती है। प्रीति अपने पिता को कहती है, पिताजी, आपकी वजह से पूरे खानदान की बदनामी हो रही है। आप शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते? पिताजी कहते हैं, जिस लड़की को अच्छी लड़की से शादी करनी है, वो तो पिताजी, माताजी और खानदान को नहीं देखता। इस पर प्रीति मन सोचकर रह जाती है। जो सामान लड़के वालों के खिलाने पिलाने के लिए आए थे, वो सारा सामान उसको देखकर आंखों में आंसू निकल जाते हैं। इधर नरेश जी अपने जानकर रिश्तेदारों की राजेश की शादी के लिए अच्छे खानदान की लड़की बताने को कहते हैं। एक दिन नरेश जी को उसके दोस्त आकर कहते हैं कि हमारे जानकारी में एक लड़की जिसका नाम रक्षा है, मैं आपको उसकी रिश्ता बताता हूँ, और वो लड़की बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा संस्कारी है। वो पास ही शहर में रहती है। उसके पिता भानु प्रताप जी की शहर में बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है। अच्छा खानदान है और शादी भी धूमधाम से करेंगे। अगर आप कहो तो राजेश के रिश्ते की बात चलाएं। इस पर नरेश जी कहते हैं कि मैं राजेश से बात करता हूँ इस बात पर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। राजेश एक बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम करता है। राजेश को रक्षा की फ़ोटो और बायोडाटा बताया जाता है तो राजेश लड़की को देखने को राजी हो जाता है। राजेश को लेकर रक्षा को देखने के लिए पास के शहर में जाते हैं तो नरेश जी रक्षा के घर परिवार को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं और बहुत खुश होते हैं। रक्षा के पिता का शहर में अच्छा नाम होता है। रक्षा को राजेश और राजेश को रक्षा पसंद आ जाते हैं। शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सही समय पर राजेश और रक्षा की शादी भी हो जाती है। नरेश जी बहुत खुश होते हैं कि मेरे इकलौते बेटे की शादी एक बहुत अच्छी फैमिली में हुई है और एक बहुत अच्छी लड़की मिली है जो कि बहुत संस्कारी है। अच्छे खानदान में हो गई है शादी। लेकिन नरेश जी की ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जैसे ही शादी के बाद रक्षा घर में आती है तो मालूम पड़ता है कि रक्षा को तो खाना बनाना ही नहीं आता। इस बात पर नरेश जी रक्षा को कहते हैं, बहू तुम खाना बनाना सीख जाओ।
तो इसमें सब के लिए तुम खाना बनाया करना। इस बात पर रक्षा कहती है कि हमारे घर में खाना बनाने वाली आती है, आप खाना बनाने वाली रख लो। तो इस बात पे नरेश जी और राजेश कहते हैं कि हम नौकरों के हाथ का खाना रोज़ रोज़ नहीं खा सकते। नरेश जी रक्षा को कहते हैं कि राजेश की माँ कहती है कि अगर घर की लक्ष्मी ही खाना बनाए तो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। कोई औरत हो अगर घर में, घर वाले नौकरों के हाथ से खाना खाएं तो उनके खाने के शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए मैं और राजेश अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कभी कोई जल्दी तो कभी बाजार का खाना खाते हैं। इस बात पर रक्षा गुस्सा होकर कहती है कि जिस खानदान में एक भी नौकर नहीं है और जिस खानदान में उसके खानदान से घर का पूरा काम नौकर चाकर करते हैं। इस बात पर नरेश जी बहुत दुखी होते हैं। अब रक्षा के लिए भी खाना नरेश जी राजेश को बनाना पड़ता है। घर का कोई भी काम रक्षा नहीं करती थी। नरेश जी ने कपड़े धोने, झाड़ू, बर्तन के लिए नौकर को रख रखा था। शादी के कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद शादी के कुछ ही दिन बाद से शांति ही निकल जाते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है तो रक्षा की बुराइयां राजेश और नरेश जी को मालूम पड़ती हैं। रक्षा बात बात पर अपने मायके का बखान कर सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, जिससे राजेश काफ़ी तनाव में रहता था। एक दिन तो रक्षा ने हद ही पार कर दिया। ऐसी लड़कियां ना घर का करती हैं अच्छा कभी, ना कभी खानदान का अच्छा कर सकती हैं। हद ये थी कि राजेश के सामने राजेश के पिताजी को बाजार से सामान नहीं लाने पर डांटने लगी। रक्षा जब भी मायके जाती तो सिर्फ राजेश को कहकर चली जाती थी। नरेश जी से भी जाने की इजाज़त नहीं लेती थी। जब भी घर में कोई भी रिश्तेदार आते थे तो उनकी आवभगत नहीं करती थी, उनसे बातें नहीं करती थी और अपने कमरे में ही रहती थी। जो रिश्तेदार उनके मायके से आते थे उन्हीं की आवभगत करती थी। इससे नरेश जी की समाज में बदनामी होने लगी, क्योंकि नरेश जी ने राजेश की शादी के वक्त सबको बोला था कि हम बड़े खानदान की बेटी से शादी कर रहे हैं। लेकिन रक्षा के व्यवहार से नरेश जी की जो इज्जत थी वो पूरी धूमिल हो रही थी, क्योंकि उनको तो ये सारी बातें पता ही नहीं थी कि रक्षा संस्कारी तो है ही नहीं है। एक बार राजेश ऑफिस में काम से शहर से बाहर गया हुआ था। नरेश जी अपने दोस्त से मिलने गए हुए थे, लेकिन दोस्त के नहीं मिलने से नरेश जी जल्दी घर आ जाते हैं। तो जैसे ही दरवाजे की बेल बजाते हैं तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। काफ़ी देर तक वो बेल को बजाते रहे, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ ही नहीं आई अंदर से। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। थोड़े समय के बाद वो रक्षा को फ़ोन लगाते हैं तो काफ़ी समय बाद रक्षा फ़ोन उठाती है। कहती है अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। जैसे दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से कोई नौजवान बाहर आता है। ये देखकर नरेश जी चौंक जाते हैं। वो रक्षा से पूछते हैं कि ये कौन है। तो पहले तो वो थोड़ा सा जो है परेशान हो जाती है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन नरेश जी के बार बार पूछने पे वो कहती है ये मेरी सहेली का भाई मोहित है, ये मुझसे मिलने आया है। यह सुनकर नरेश जी बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि आइंदा तुमने इस घर में गलत हरकत की तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। इस बात पर गुस्से में रक्षा तिलमिलाती है और कहती है पापा जी, इसके बाद आप मुझे कभी भी ऐसे रोकना टोकना नहीं किसी चीज़ में, वरना आपकी अपनी जो आपकी औकात है ना उसी औकात में रहो। ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हें छेड़छाड़ के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। फिर क्या था, ये सुनकर नरेश जी सहम जाते हैं। नरेश जी सब समझ जाते हैं। वो बदनामी की वजह से रक्षा से कुछ नहीं कहते और राजेश को भी कुछ नहीं बताते। अब नरेश जी पछताते हैं कि काश मैंने प्रीति जैसी समझदार और संस्कारी लड़की को अपने घर की बहू बनाया होता। इस लड़की को शादी करने से मना कर दिया। उसका खानदान अच्छा नहीं था, लेकिन नरेश जी को मालूम पड़ता है कि प्रीति की नौकरी सरकारी विभाग में अच्छी पोस्ट पर लगने से उसने अपने पिताजी की फैक्ट्री का लोन चुका करके दोबारा से फैक्ट्री शुरू करवा दी है। साथ ही साथ आज वो बहुत ज़्यादा ही
उसके चर्चे हैं कि वो बहुत ज़्यादा संस्कारी लड़की है। नरेश जी सोचते हैं काश मैंने प्रीति के गुण देखकर शादी किया होता राजेश के साथ में। राजेश की पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। रक्षा को अब खुली छूट मिल जाती है। वो अब राजेश के जाते ही किसी न किसी बहाने से मोहित से मिलती रहती थी। नरेश जी रक्षा को कई बार समझाते थे, बट रक्षा इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और अपनी मनमानियाँ करती रहती थी। नरेश जी समझाते कि बहू तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर राजेश को मालूम पड़ेगा तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो रक्षा कहती है कि अगर राजेश को मालूम पड़ भी जाएगा तो मुझे तलाक भी देना चाहेगा, तो मैं राजेश को तलाक नहीं दूंगी और अपने प्रेमी मोहित से मिलती रहूंगी। मैं मोहित को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं मोहित को छोड़ भी नहीं सकती। शादी से पहले ही मैं मोहित से प्यार करती थी, लेकिन पिताजी शादी के खिलाफ थे। इस बात से नरेश जी इतना दुखी हो जाते हैं और रक्षा के क्रूर व्यवहार से इतना सहम जाते हैं कि राजेश को कहते हैं, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा, मेरा मन अब घर में नहीं लगता है। मैं दिन भर यहाँ पे परेशान रहता हूँ। मेरा जो मन है बहुत अकेलापन सा मुझे फील कराता है। तो मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। बैठा बैठा उगता जाता हूँ। यह सुनकर राजेश चौंक जाता है कि पिताजी ने आज तक वृद्धाश्रम जाने की बात नहीं की। मेरी शादी होने के बाद पिताजी घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? राजेश कहता है, पिताजी मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम नहीं जाओगे। लेकिन नरेश जी राजेश को कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत अकेलापन फील होता है जब तुम ऑफिस चले जाते हो और मेरा मन भी नहीं लगता। तो बेटा मैं वृद्धाश्रम जाऊंगा, वहाँ मेरी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे, मेरा मन भी लगा रहेगा और तुम मुझसे मिलने भी आ जाना। तो इस बात पर राजेश पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। नरेश जी सोचते हैं कि काश मैंने राजेश की शादी से पहले लड़की का खानदान नहीं, उसके गुण को देखा होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। दोस्तों ये कहानी